अब सेक्शन नंबर 392 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक जजमेंट जो है ट्रायल खत्म होने के तुरंत 45 डेज के अंदर अंदर आपको डिलीवर करना पड़ेगा। ये जो न्यू सीआरपीसी है हमारी, इसमें ये चीज नहीं ऐड हुई है। पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि ट्रायल खत्म होने के कितने टाइम के अंदर अंदर जजमेंट आपको डिलीवर करना है। लेकिन यहाँ पे गिवन है कि जैसे ही ट्रायल खत्म हो रहा है उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको जजमेंट जो है आपको डिलीवर करना है। ओके, यहाँ पे चीज लिखी है कि फर्स्ट कोशिश आपको यही करनी है, पहली कोशिश आपको यही करनी है कि जजमेंट आप तुरंत उसी दिन डिलीवर करो। जब ट्रायल खत्म हो रहा है, जब लास्ट हियरिंग है ट्रायल की, उसी दिन आप तुरंत जजमेंट दो। लेकिन अगर चीज नहीं है पॉसिबल, इन दैट केस 45 डेज के अंदर अंदर आपको जजमेंट देना पड़ेगा। ओके, एंड जो जजमेंट है हमारी, ये ओपन कोर्ट में हम डिलीवर करोगे। तो यहाँ पे कोई भी पार्टी, कोई भी ऑडियंस आके जजमेंट के दौरान बैठ सकती है एंड ओपन कोर्ट में, खुले कोर्ट में आप इसको डिलीवर करोगे। यहाँ पे आपको जजमेंट डिलीवर करने के तरीके पे बताएंगे। ए इसका बोलता है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो जजमेंट है वो आप सीधा डिलीवर कर दो, पार्टीज को आप जजमेंट की कॉपी दे दो एंड ये आप कर सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि पूरी जजमेंट को आप रीड कर रहे हो, रीड करके पूरा समझा रहे हो आप जजमेंट में क्या चीज मैंने लिखी है, ये भी आप कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो, सी पार्ट इसका ये बोलता है कि जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट है, जो मेन पार्ट है जजमेंट का, कि सपोज जज हैं, बोलते हैं कि मैं कन्विक्ट कर रहा हूं या फिर एक्विट कर रहा हूं एक्यूज्ड को, तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट। तो जज ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ इस ऑपरेटिव पार्ट को बताएं और यहाँ पे वो जजमेंट का सब्सटेंस समझा दें कि जजमेंट मैंने क्यों दिया है, क्या रीजनिंग है, तो ये सब चीजें वो समझा देंगे पार्टीज को। तो ये भी एक तरीका है जजमेंट को देने का। ओके, अब आपको इस पर चीज याद रखनी है कि जो हमारे जज हैं, अगर वो फर्स्ट मेथड से जजमेंट दे रहे हैं, यानी ए वाला पार्ट जो है हमारा, इस मेथड से आपको जजमेंट वो दे रहे हैं, तो उनको जजमेंट जो है शॉर्ट हैंड में लिखनी पड़ेगी एंड साइन करने पड़ेंगे उनको ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। तो जजमेंट है हमारी, उसके हर पेज के ऊपर वो डेट ऑफ जजमेंट भी लिखेंगे। तो यहाँ पे वो साइन भी करेंगे जजमेंट को एंड डेट भी वो लिखेंगे हर पेज के ऊपर। क्लॉज सी इसका बोलता है कि अगर आप बी और सी तरीके से जजमेंट को दे रहे हो, यानी आप पूरी जजमेंट रीड कर रहे हो या फिर सब्सटेंस समझा रहे हो, उसका ऑपरेटिव पार्ट समझा रहे हो, इस केस में अगर आपने जजमेंट जो है अपने खुद के हाथ से नहीं लिखी है, तो यहाँ पे आपको हर पेज के ऊपर, जजमेंट के हर पेज के ऊपर आपको सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे। ओके, एंड ये जजमेंट ऑब्वियसली ओपन कोर्ट में आप दे रहे हो एंड यहाँ पे भी जो जजमेंट के पेजेस हैं इनके ऊपर आप डेट को लिखोगे। अब ऐसा जो क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है। जजमेंट लिखने का तरीका जो है कि आप हर पेज पे साइन कर रहे हो एंड ऑल, ये चीज आपको बस जनरली पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स में आपसे ये चीज के बारे में ज्यादा नहीं पूछते। क्लॉज 4 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो कॉपी ऑफ जजमेंट है तुरंत जो है पार्टीज को वो आप अवेलेबल कराओगे। ओके, जैसे हम जजमेंट दी है उसी टाइम आप पार्टीज और उनके एडवोकेट्स को जजमेंट की कॉपी अवेलेबल कराओगे। ओके, एंड इसमें एक चीज भी लिखा प्रोवाइजो में कि जजमेंट जो है आपका वो 7 डेज के अंदर अंदर आपको पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होगा। क्लॉज 5 इसका बोलता है कि जब आप जजमेंट दे रहे हो उस दिन आप एक्यूज्ड को ऑडियो विजुअल तरीके से भी कोर्ट में बुला सकते हो, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप जजमेंट के दिन एक्यूज्ड को बुला सकते हो। क्लॉज 6 इसका बोलता है कि अगर एक्यूज जो है वो कस्टडी में नहीं है, यानी कि वो जेल में बंद नहीं है, तो जजमेंट के दिन उनको आप बुलाओगे। ओके, एंड उनको जजमेंट के दिन आना पड़ेगा व्हेन द जजमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्रोनाउंस्ड। बट सपोज जो हमारे एक्यूज्ड हैं इनकी अटेंडेंस आपने डिस्पेंस विद करी हुई है, यानी कोर्ट ने बोला हुआ है कि ट्रायल के दौरान जो हमारे एक्यूज्ड हैं इनको पर्सनली नहीं आना है, ऐसे उन्होंने ऑर्डर्स ऑलरेडी पास करे हुए हैं, तो जजमेंट के दिन भी एक्यूज को आने की जरूरत नहीं होगी। ओके, या फिर जो हमारे एक्यूज्ड हैं इनके ऊपर सिर्फ फाइन ही लगने वाला है, जो जजमेंट आने वाला है इनके खिलाफ उसमें सिर्फ फाइन ही उनके ऊपर लगाने वाले हैं।
इस केस में भी एक्यूज को जरूरत नहीं आने की। ओके, या फिर जो हमारे एक्यूज हैं इनके खिलाफ कोई कन्विक्शन का ऑर्डर पास नहीं होने वाला है, इनको बरी ही करने वाले हैं, इनके खिलाफ एक्विटल ही आने वाला है। इस केस में भी आपको जो एक्यूज हैं उनको बुलाने की जरूरत नहीं है जजमेंट के दिन। ओके, अब यहां पे एक और चीज लिखी हुई है कि अगर एक से ज्यादा एक्यूज्ड हैं, ओके, एक ही केस में सपोज 3 या 4 एक्यूज्ड हैं, तो यहाँ पे अगर सपोज एक एक्यूज तो आगे है, बाकी के एक्यूज नहीं आए हैं, तो यहाँ पे जो जज है हमारे वो सारे एक्यूज के आने की वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे वो चाहे तो एक एक्यूज के प्रेजेंस में भी पूरे का पूरा जजमेंट वो डिलीवर कर सकते हैं। ओके, क्लॉज 7 इसका बोलता है, कि अगर आपने कोई भी थोड़ा सा डिफेक्ट कर दिया है जजमेंट के दौरान, सपोज हर पेज पे गलती से साइन नहीं हुए हैं, एक पेज पे साइन हुए हैं, अगर हर पेज के ऊपर आपने डेट नहीं लिखी है, ठीक है, कोई टेक्निकल सा डिफेक्ट आ गया है, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि पूरी जजमेंट अब इनवैलिड हो चुकी है। ऐसा आप नहीं बोलोगे, ये टेक्निकल डिफेक्ट्स को आप क्योर भी कर सकते हो एंड पूरी जजमेंट फिर भी वैलिड रहेगी। ओके, क्लॉज 8 इसका बोलता है कि अगर एक ग्रेव इरेगुलरिटी हो रही है, बहुत ज्यादा ही कुछ इरेगुलर चीज हो चुकी है, तो उसको आप सेक्शन नंबर 513 में आप देखोगे एंड वहां पे हमको लिस्ट दी हुई है कि कोई इरेगुलरिटी हो रही है, कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ रहा है, तो उसका क्या अंजाम होगा। कहीं कहीं आप देखोगे कि एक टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से पूरा जजमेंट ही वॉइड हो रहा है, तो वहां पे हम देखेंगे एंड 513 जो है वो सेक्शन नंबर 392 के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर 513 में लिखा है कि आपने जजमेंट इस तरीके से नहीं दिया तो वो इनवैलिड होगा, वहां पे चीज लिखी हुई है, तो हमको यहाँ पे 392 में भी इसको मानना पड़ेगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 393 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट के बारे में। इसका क्लॉज 1 का ए बोलता है कि जो जजमेंट आप दे रहे हो ये आप लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में दोगे। सपोज कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो तमिल है, तो तमिल में आप जजमेंट को दोगे। 20 का बोलता है कि जजमेंट में कौन सी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो यहां पे बोला हुआ है कि पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन एंड रीजनिंग, ये 3 चीजें आपको जजमेंट में लिखनी पड़ेगी। ओके, अब पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? ये होता है कि आपने कौन से इश्यूज बनाए हैं एंड हर इश्यू को आपने क्या डिसीजन दिया है। ओके, तो इनको हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। यहां पे पूरी लिस्ट दोगे कि इस इश्यू को मैंने इस तरीके से डिसाइड किया, एंड इसके बाद जो डिसीजन है वो तो आपको पता ही है क्या होता है कि सपोज मैं कि उसको एक्विट कर रहा हूं या फिर कन्विट कर रहा हूं, ये डिसीजन भी आपको देना पड़ेगा। ये पूरी जजमेंट का एक सिंगल डिसीजन आता है। इसके अलावा जो हमारा डिसीजन है उसकी रीजनिंग क्या है, क्यों मैं डिसीजन दे रहा हूं, ये भी आपको जजमेंट में लिखना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। सी इसका बोलता है कि आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी कि एक्यूज को आप कौन से सेक्शन के अंदर आप इसको कन्विट कर रहे हो, तो ये चीज भी आपको लिखनी पड़ेगी। जो हमारे न्यू आईपीसी है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें कौन से सेक्शन के अंदर आप एक्यूज को कन्विट कर रहे हो, ये आपको लिखना पड़ेगा। डी इसका बोलता है अगर आप एक्यूज को एक्विट कर रहे हो, जजमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि मैं एक्यूज को एक्विट कर रहा हूं एंड तुरंत मैं इसको छोड़ भी रहा हूं एंड इसकी लिबर्टी इसको वापस मिल रही है, ये आपको लिखना पड़ेगा जजमेंट में। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि अगर किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट 1 साल से ज्यादा की गिवन है हमें, ओके, 1 साल से ज्यादा की पनिशमेंट हमको कहीं भी गिवन है एंड वहां पे अगर आप 3 महीने से कम की पनिशमेंट हम अवॉर्ड कर रहे हो, तो आपको इसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। सपोज थेफ्ट की पनिशमेंट देख लो आप, थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल की है। अब यहां पे अगर आप 3 महीने से कम की पनिशमेंट दे रहे हो, पनिशमेंट मैक्सिमम 3 इयर्स की है, लेकिन आप 2 महीने की पनिशमेंट दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो यहां पे आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। ओके, अब इसमें प्री के हिसाब से चीज एक और इंपॉर्टेंट गिवन है यहाँ पे कि जब भी आप
डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा दैट द एक्यूज शैल बी हैंग्ड टिल हिज डेथ। फॉर एग्जाम्पल एक एक्यूज है, इनको एक बार हैंग किया गया, उस टाइम पे गलती से नहीं मरे, इनकी डेथ नहीं हुई, तो इनको दोबारा से हैंग किया जाएगा जब तक ये मरेंगे नहीं। इसी का मतलब होता है हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड, एंड जब तक आप डेड नहीं होगे तब तक आपको जो हैंगिंग की पनिशमेंट है वो मिलती रहेगी। अब सेक्शन नंबर 394 पे हम आते हैं। इसमें एक सिंबल से बोली भी है कि अगर आप कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रहे हो जिसके पनिशमेंट 3 या 3 साल से ऊपर की है, ओके, एंड इसके बाद आपने दोबारा से यही ऑफेंस कमिट कर दिया, सपोज आपको थेफ्ट की पनिशमेंट मिली थी जिसकी 3 साल की पनिशमेंट है, उसके बाद दोबारा से आपने सेम ऑफेंस कमिट किया है थेफ्ट का, या फिर कोई आपने दोबारा से ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसके पनिशमेंट 3 साल से ऊपर की है, यहां पे क्या होगा कि जब भी कन्विक्शन आपको मिल रहा है सेकेंड टाइम, तो आप आपका एड्रेस भी नोट करा लेंगे, एंड जो एड्रेस का रिकॉर्ड है 5 साल तक कोर्ट के पास रहेगा। तो ये सिंपल सा प्रोविजन है, आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब सेक्शन 395 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, यहां पे कंपनसेशन पे करने की बात हो रही है। इसमें बोला हुआ है कि अगर किसी भी जजमेंट के दौरान कंपनसेशन आप अवॉर्ड कर रहे हो तो उसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल जजमेंट में लिखा हुआ है कि एक्यूज को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब ये 2 लाख रुपए यूज कहाँ पे होंगे, उसके बारे में सेक्शन नंबर 395 हमें बताता है। एस का बोलता है कि जो भी प्रोसिक्यूशन के खर्चे हुए हैं, स्टेट हमको पता ही है कि एक क्रिमिनल केस जो है वो स्टेट लड़ता है, एंड प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टेट के अंदर काम करता है, ओके। तो जो भी प्रोसिक्यूशन खर्चे हुए हैं केस के दौरान वो आप बोल सकते हो कि 2 लाख रुपए में से उसमें आप कंट्रीब्यूट करोगे। 20 का बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट का केस था, ठीक है, 2 लाख रुपए की चोरी हुई थी। अब यहाँ पे जो कंपनसेशन अवार्ड हो रहा है वो 3 लाख रुपए का हो रहा है। तो इस 3 लाख रुपए में से जो कोर्ट है वो बोल सकती है कि 2 लाख रुपए ओनर को आप दो, यानी जिसके घर में चोरी हुई है, जिसको इंजरी हुई है, उसको आप कंपनसेशन का अमाउंट 2 लाख रुपए दे सकते हो, ओके। सी इसका बोलता है कि अगर किसी पर्सन की आप डेथ कॉज कर रहे हो, ओके, एंड इसलिए आप उससे कंपनसेशन क्लेम कर रहे हो, एक्यूज से आप कंपनसेशन क्लेम कर रहे हो बिकॉज इज एक्चुअली कॉजिंग डेथ ऑफ समवन, तो यहाँ पे जो फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट है 1855 का, इसके अकॉर्डिंग भी आप कंपनसेशन यहाँ पे दे सकते हो, ओके। डी में एक हमको लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस गिवन है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने थेफ्ट कमिट किया, थेफ्ट इसने कमिट किया आईफोन का सपोज, इसके बाद इसने आईफोन जो है वो बी को बेच दिया। चोरी ए ने चोरी करी थी, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ए ने चोरी करी थी, एंड इसके बाद जो आईफोन है इसने बी को बेच दिया। चोरी के माल इसने बी को बेचा है, और बी को पता नहीं था कि जो आईफोन है ये चोरी का माल है। अब यहाँ पे बी को वापस करना पड़ेगा, जजमेंट जब आएगा तो यहाँ पे बी को जो आईफोन है वापस करना पड़ेगा इसके ट्रू ओनर को, यानी जिसके घर से चोरी हुई थी उसको आपको आईफोन वापस करना पड़ेगा। तो जो हमारा डी है, डी यहाँ पे ये बोलता है कि बी को भी आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अब बी का तो नुकसान हुआ ही है, बी ने तो पैसे खर्चे ही अपने आईफोन के ऊपर, तो यहाँ पे जब उससे आप आईफोन वापस ले रहे हो वो, तो कंपनसेशन में से आप डी को भी पे करोगे। तो ये भी किया जा सकता है। अब क्लॉज 5 को भी एक बार हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है, ए को बी ने मारा है, एंड इसके खिलाफ जो क्रिमिनल केस है वो तो चल ही रहा है, बी के खिलाफ क्रिमिनल केस तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ में ए ने एक टॉर्ट का केस भी लगा दिया बी के ऊपर, टॉर्ट का केस भी फाइल कर दिया है कि मेरे को बी से कंपनसेशन भी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे अगर जो क्रिमिनल केस है वहीं पे बी को
2 लाख रुपए की कंपनसेशन देने के लिए बोला गया क्रिमिनल केस में ही, यहाँ पे 2 लाख रुपए बोले गए हैं बी को देने के लिए। तो जो हमारा टॉर्ट वाला केस है वहां पे आप ये चीज कंसीडर करोगे, जो वहां पे कोर्ट टॉर्ट का केस सुन रहा है उनके सामने आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि बी जो है ऑलरेडी 2 लाख रुपए को दे चुका है, एंड अकॉर्डिंगली जो टॉर्ट वाला केस है वहां पे आप फाइन या जो भी पैसे हैं वो पे करवाओगे बी से। ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्ट वाला कोर्ट जो है वो बोल सकता है कि यहाँ पे तो अब आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी आपको क्रिमिनल केस में पैसा मिल चुका है। तो ये हमारा क्लॉज 5 बोलता है कि जो हमारा सिविल कोर्ट है, अगर वहां पे कोई प्रोसीडिंग चल रही है, सपोज टॉर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, तो आपको उनके नॉलेज में लेके आना पड़ेगा कि क्रिमिनल केस में मेरे को ऑलरेडी कंपनसेशन मिल चुकी है। अब सेक्शन नंबर 396 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में। इसमें बोला हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपस में मिलके एक स्कीम बना सकते हैं जिससे आप विक्टिम को पैसे दोगे, उनको आप कंपनसेट करोगे। ओके, क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर कोर्ट ऐसा बोलती है किसी केस में कि विक्टिम को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ओके, यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए विक्टिम को। तो जो हमारे डीएलएसए हैं और एसएलएसए हैं जो यहाँ पे गिवन है अथॉरिटीज, दे विल डिसाइड कि विक्टिम को आप कितना कंपनसेशन दोगे। ओके, क्लॉज 3 इसका बोलता है कि आपको अगर सपोज सेक्शन नंबर 395 में ऑलरेडी कंपनसेशन मिल चुकी है, उसके बाद फिर भी आपको 396 में जो कंपनसेशन है वो मिल सकती है। तो दो बार आपको यहाँ पे कंपनसेशन मिल सकती है। अब क्लॉज 4 बोलता है कि हमारे को ये तो पता है कि विक्टिम कौन है केस में, विक्टिम ऑलरेडी ट्रेस हो चुकी हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि एक्यूज्ड कौन है। एक्यूज सपोज भाग रहा है, अभी भगौड़ा हो चुका है। यहाँ पे विक्टिम को सपोज अर्जेंट नीड है कंपनसेशन की, उसको अपना मेडिकल खर्चा कराना है, उसको अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, तो स्टिल जो हमारे डीएलएसए हैं वो विक्टिम को कंपनसेट यहाँ पे कर सकती है। अभी एक्यूज नहीं मिले फिर भी आप विक्टिम को यहाँ पे कंपनसेशन दे सकते हो। अब क्लॉज 5 इसका बोलता है कि अगर डीएलएसए को इंक्वायरी बिठानी है, कि हमको विक्टिम को पैसे देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए, विक्टिम सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है, इस चीज की इंक्वायरी करनी है, तो ये जो इंक्वायरी है ये 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये हमारा क्लॉज 5 बोलता है। ओके, अब क्लॉज 6 जो है इसमें एक चीज बोली हुई है कि जो हमारी डीएलएसए या फिर एसएलएसए हैं, ये इमीडिएट फर्स्ट एड फैसिलिटी की जो एक मैकेनिज्म है वो एस्टैब्लिश कर सकती है। सपोज विक्टिम के साथ रेप कमिट हुआ है, तो विक्टिम को इमीडिएटली आपको फर्स्ट एड का मेडिकल एक्सपेंसेस देने हैं, तो वो एक मैकेनिज्म बना सकती है जिससे तुरंत जो है विक्टिम को ये अमाउंट आप दे सकते हो एज कंपनसेशन फॉर फर्स्ट एड फैसिलिटी। ओके, अब अगर आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी देनी है विक्टिम को, तो सबसे पहले आपको एक पुलिस ऑफिसर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आप ये फर्स्ट एड फैसिलिटी विक्टिम को प्रोवाइड करवा सकते हो। एंड ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे डीएलएसए या फिर एसएलएसए। ओके, अब क्लॉज 7 जो इसका ये बोलते हैं कि अगर सेक्शन 67, 68, 70 या फिर 70 क्लॉज 2 जो है, जो हमारा न्यू आईपीसी बना है, उसके अंडर हमने देखा है कि रेप विक्टिम्स को ऑलरेडी फाइन का अब प्रोविजन गिवन है। वहीं पे आप देखोगे कि विक्टिम्स को फाइन वहीं पे मिल रहा है। तो जो हमारा क्लॉज 7 है ये बोलता है कि वहां तो आपको फाइन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा सेक्शन नंबर 396 में आपको फाइन उसके एडिशन में मिल सकता है, तो वहां भी मिल सकता है आपको, एंड 396 में भी आपको कंपनसेशन का अमाउंट मिल सकता है। ओके, अब सेक्शन 397 पे हम आते हैं। यहां पे हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करी गई है।
यहाँ पे हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, दोनों 397 में कवर्ड है। ये बोलता है कि अगर कोई रेप की विक्टिम है, यहाँ पे हमको सेक्शंस की लिस्ट गिवन है, तो ये रेप वाले सेक्शंस है, या फिर एसिड अटैक हुआ है किसी भी विक्टिम के साथ, तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको फर्स्ट एड फैसिलिटी देनी पड़ेगी विक्टिम को। या फिर कोई पॉस्को का केस है, पॉस्को होता है जो अगर सपोज कोई 18 ईयर से कम की लड़की के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो हम पॉस्को में देखते हैं। ओके, सॉरी पॉक्सो, पॉक्सो, इट्स नॉट पॉस्को, पॉक्सो में देखते हैं। तो अगर पॉक्सो में भी कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड कराए वो विक्टिम को, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। अब सेक्शन 398 में हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनानी पड़ेगी। ओके, जिसमें बोला जाएगा कि विटनेस को आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे। अगर आप उनके हाजिरी लगा रहे हो कोर्ट में तो उनके कौन से प्रोविजंस आप ड्राफ्ट करोगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द विटनेस। तो ये हमारा सेक्शन 398 बोलता है। अब सेक्शन नंबर 399 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कंपनसेशन फॉर ग्राउंडलेस अरेस्ट, यानी फालतू में अगर सपोज एक बंदा ए है, इसकी बी के साथ दुश्मनी थी, तो यहाँ पे एक ए के पास पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो जानबूझ के बी को फंसा देता है एंड बी को वो अरेस्ट करवा देता है। बी यहाँ पे इनोसेंट होता है, फिर भी उसका अरेस्ट हो जाता है। अब आपको पता ही है अगर किसी भी पर्सन का अरेस्ट होता है तो सोसाइटी में उसको काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो इस चीज के लिए हमको सेक्शन नंबर 399 में कंपनसेशन मिल सकता है, बट ये जो अमाउंट है ये बहुत ज्यादा कम है। जो न्यू सीआरपीसी है, आई थिंक यहाँ पे अमाउंट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपीज तक का ही फाइन गिवन है, जो कि अगर आप किसी को ग्राउंडलेस गलत तरीके से अरेस्ट कर रहे हो, फालतू में अरेस्ट करवा रहे हो आप, तो 1000 रुपीज का कंपनसेशन उसको मिल सकता है। ओके, अगर सपोज 5 या 6 लोगों को आपने, सपोज ए की दुश्मनी सिर्फ बी के साथ नहीं थी, सी डी ई बहुत सारे लोगों के साथ इसकी दुश्मनी थी। ओके, और इन चारों लोगों को ए ने ग्राउंडलेसली अरेस्ट करवा दिया है, तो इन चारों को आप 1000 ईच की कंपनसेशन दोगे। ओके, अब सपोज इसमें एक और चीज गिवन है कि अगर हमारे ए जो है ये पैसे नहीं जमा करा पा रहे हैं, 1000 रुपए का जो फाइन लगा इनके ऊपर, ये वो जमा नहीं करा पा रहे हैं, तो इनको आप इस चीज के लिए 30 डेज तक की, 30 दिन तक की इम्प्रिजनमेंट दे दोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लॉज 3 बोलता है। लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है कि इम्प्रिजनमेंट तभी मिलेगी अगर ये फाइन पे नहीं कर पाएंगे, जो कि आप देखोगे नॉर्मली बहुत रेयर होगा, बिकॉज कोई बंदा ये नहीं चाहेगा कि 1000 रुपये फाइन आप पे करने की वजह से उसको सजा हो जाए। तो छोटा सा अमाउंट है, हर कोई बंदा पे करेगा ही करेगा, जिसको बोला जाएगा। अब सेक्शन नंबर 400 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक नॉन कॉग्निजेबल केस में कंप्लेंट हो रही है तो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर सपोज कंप्लेंट फाइल हुई है एंड उसके बाद हमको ये दिख रहा है कि एक्यूज ने क्राइम कमिट किया है, उसका कन्विक्शन भी हो जाता है, तो यहाँ पे एक्यूज को आप विक्टिम को, जो हमारे कंप्लेनेंट है, उनको कंपनसेशन देने के लिए बोल सकते हो। जो भी कंप्लेनेंट का खर्चा आया है, वकील का खर्चा, लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी खर्चा आया है, या बोल सकते हो एक्यूज को पे करने के लिए अंडर सेक्शन नंबर 400। आपको यहाँ पे याद रखना है कि 400 तभी लगेगा जब एक नॉन कॉग्निजेबल केस में कंप्लेंट फाइल हो रही है, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। एंड ऑब्वियसली कन्विक्शन भी होना चाहिए। कन्विक्शन होगा कि उसका उसको सजा मिल जाएगी, उसके बाद या 400 लगा सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 401 पे हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है प्रोबेशन के बारे में और एडमोनिशन के बारे में। अब हमें बोला हुआ है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, सपोज ए है, जिसकी जो एज है वो 21 ईयर से ऊपर की है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है फॉर एग्जाम्पल बी, जिसकी एज जो है वो 21 ईयर से कम की है, लेस देन 21 ईयर्स की एज है,
या फिर अगर सी जो है ये एक वुमेन है, अब यहाँ पे ए बी और सी जो है इनको आप प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकते हो। ओके, अब जो ए है इसने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से लेस देन 7 ईयर्स की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। इसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है तो यहाँ पे आप ए को प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकते हो। लेकिन अगर ए ने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से ऊपर की है तो इस केस में आप प्रोबेशन का बेनिफिट ए को नहीं दोगे। अब बी जो है जिसकी एज जो है 21 ईयर से कम की है, इसको कैसा ऑफेंस कमिट करना पड़ेगा जिसमें पनिशमेंट जो है वो डेथ या फिर लाइफ नहीं होनी चाहिए, नॉट डेथ और लाइफर। सपोज ने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 14 इयर्स है तो यहां पे बी को आप प्रोबेशन का बेनिफिट दे दोगे। लेकिन सपोज बी ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, ओके, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, यहां पे बी को आप प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दोगे। या फिर सी जो है एक वुमेन है, इन्होंने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें पनिशमेंट जो है डेथ या फिर लाइफर नहीं है तो सी को भी आप प्रोबेशन का बेनिफिट दोगे। लेकिन अगर सी ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हमें गिवन है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट हमें गिवन है तो सी को आप प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दोगे। तो ये आपको कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है जो हमको सेक्शन नंबर 401 में गिवन है। इन केसेस में आपको प्रोबेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब प्रोबेशन होता क्या है? हम बहुत देर से प्रोबेशन के बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं बट एक्चुअली प्रोबेशन होता क्या है? अब प्रोबेशन वो होता है कि आपने ऑफेंस कमिट किए हैं, हमने कंडीशंस पढ़ी हैं यहाँ पे। अगर सपोज ए ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें 5 साल तक की मैक्सिमम सजा है तो यहाँ पे कोर्ट देखेगा कि ए ने पहली बार ऑफेंस कमिट किया। ए कोई ऐसा हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, इसने ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है पहले का जहां पे इसने क्राइम कमिट किया है। अब ए की जो एज है वो भी ज्यादा नहीं है। इन सारी चीजों को ए जो कोर्ट है हमारा वो कंसीडर करेगा एंड यहाँ पे ए को आप पनिशमेंट नहीं दोगे, यहाँ पे ए को आप जेल में बंद नहीं करोगे बल्कि आप उसको रिलीज कर दोगे। यहाँ पे ए को घर उसके वापस भेजा जाएगा या फिर जहां पे भी जो हमारे जजेस हैं वो चाहे तो ए को भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे उसके जेल की जो पनिशमेंट है उसको आप नहीं दे रहे हो, उसको आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो। ऑब्वियसली इससे कुछ कंडीशंस भी भरवाई जाएंगी कि हम आपको तभी रिलीज कर रहे हैं अगर आप इन कंडीशंस का पालन करोगे। अगर ए आगे जाके इन कंडीशंस का वायलेशन करता है तो उसको जो रिलीज किया गया है इसको आप वापस बुलाओगे कोर्ट में एंड इसको दोबारा से जेल में बंद कर दोगे फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। ओके, तो आपको यहाँ पे यही चीज याद रखनी है प्रोबेशन में कि आपको यहाँ पे जेल टर्म नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है और ये आपको इसलिए बेनिफिट मिले हैं बिकॉज आप फर्स्ट टाइम ऑफेंस कमिट कर रहे हो या फिर आपको जो कंडीशन है क्राइम कमिट करने के लिए वो ज्यादा ग्रेव नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एडमोनिशन की बात भी करी गई है। सपोज आपने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल से कम की है। ओके, 2 साल से कम की पनिशमेंट वाला आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो यहाँ पे आपको डांट के भी रिलीज किया जा सकता है। यानी आपको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिल रही है, जेल में आपको बंद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक बार डांट लगाएंगे एंड उसके बाद आपको छोड़ देंगे। एडमोनिशन का जो लिटिल मीनिंग है वो यही है कि डांटना, तो यहाँ पे डांट के आप एक्यूज को छोड़ सकते हो, रिलीज कर सकते हो। तो हमको यही चीज के बारे में याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, प्रोबेशन और एडमोनिशन के बारे में। प्रोबेशन में हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस गिवन है कि कौन से केसेस में आपको प्रोबेशन मिलेगा, लेकिन एडमोनिशन में एज सच कोई कंडीशन हमको नहीं गिवन है। सिर्फ एक ही कंडीशन हम गिवन है कि जो ऑफेंस है वहां पे जो पनिशमेंट है वो 2 साल से कम की होनी चाहिए, तभी आपको एडमोनिशन मिल सकता है।